इनहेरिटेंस टैक्स अपने देखने वालों के लिए मैं थोड़ा कह दूँ कि मतलब आपका कहना ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स ये है कि मान लीजिए सपोज कि जब मैं काम करता हूँ, मैं साल का जो भी पैसा कमाता हूँ उसका मैं 30% मैं इनकम टैक्स देता हूँ, सड़क पे चलता हूँ तो रोड टैक्स देता हूँ, घर में रहता हूँ तो हाउस टैक्स देता हूँ, पानी यूज़ करता हूँ वाटर टैक्स देता हूँ, सारा टैक्स वैक्स खरीदता हूँ तो जीएसटी देता हूँ और सब कुछ करा करके जो भी मेरे पास पूंजी बच जाती है वो मैं सेविंग करता हूँ। वो सेविंग मैं पूरी लाइफ करता हूँ, उससे मैं कुछ एक दो ज़मीनें खरीदता हूँ या कुछ प्रॉपर्टी बिल्ड करता हूँ या सोना खरीदता हूँ जो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करके जा सकूँ ताकि उनकी लाइफ में थोड़ी आसानियाँ हो सके, सॉर्टेड हो जाए उनकी लाइफ। तो जब मैं उनको वो चीज़ जब ट्रांसफ़र होगी तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उस समय उसका 55% कांग्रेस ले लेगी, सरकार ले लेगी। आज सुबह ही साइम प्रतोदा ने ऐसे ही समझाया है बिल्कुल इस बात कि उसका 55% सरकार ले लेगी। नेशनल रजिस्टर कोई बनेगा नहीं सिटीजनशिप का, तो घुसपैठी 5 करोड़ ऑलरेडी हैं और भर जाएंगे, वो सब भर देंगे यहाँ पर, तो वो सब में बटेगी आपकी प्रॉपर्टी। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमको आवश्यकता है। धन्यवाद। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। काफ़ी दिन बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है राहुल भाई का, हु हैज़ बीन courteous enough to come again। राहुल भाई, एक बात बताइए, कांग्रेस के सारे अकाउंट सीज कर दिए, ठीक है, खुद तो 8,000 करोड़ रुपए चंदा ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, तो बेचारों को मिला ही 1,500 करोड़ था, वो भी सीज कर दिए। अब दोनों हाथ बांध करके आपने उनको जो है बॉक्सिंग रिंग में खड़ा कर दिया है। ये आर्गुमेंट है रवीश कुमार का कि आपने दोनों हाथ बांध के बॉक्सिंग रिंग में खड़ा कर दिया और कह रहा है कि भाई मोदी जी से फाइट करो 56 इंच के सीने वाले से। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, ऐसा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी ऐसी है कि पहली बात तो ये है कि देखिए, जो सत्ता में रहता है पैसा उसको ज़्यादा मिलता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कांग्रेस के भी टाइम पे कांग्रेस को मिला कांग्रेस था। के टाइम में कांग्रेस को मिला होगा, लेकिन कांग्रेस इतनी होशियार थी कि उन्होंने कभी ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं कि पता चल सके कि किसने किसको कितना दिया। मुझे लगता है आज कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इलेक्टोरल बॉन्ड से है वो यही है कि इससे जो इलेक्शन फंडिंग है, जो पॉलिटिकल फंडिंग है, वो एक तरीके से पारदर्शी कुछ हद तक हो रही थी। चलिए, आप कहेंगे कि सरकार ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया था कि भाई आप उसमें कुछ पैसा डालो किसी को तो आपको कभी पता नहीं चलेगा उसका सोर्स क्या है, पर फिर भी उसमें ऐसी गुंजाइश तो थी कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो करना है तो वो हो गया। पर यदि आप वापस लौट के आ गए हो कैश सिस्टम पर, जैसे पीएम ने अपने कई इंटरव्यूज़ में पीछे कहा कि भाई कैश सिस्टम में क्या पारदर्शिता है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, हु नोज किसने कितना पैसा दिया, किसको दिया और उसके बदले क्या क्विड प्रोको हुआ। असली कहानी ये जो क्विड प्रोको की गाते हैं हर जगह। और दूसरी बात कि अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, जो सेकंड हाईएस्ट फंडर था एनडीए का, बीजेपी का, उसके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ गया। अभी कुछ दिन पहले ईडी का छापा पड़ गया। तो इसको ईडी के छापे से लिंक करना, सीबीआई के छापे से लिंक करना, ये कहना कि कांग्रेस के फंड रिसोर्सेज को हमने क्रंच करवा दिया या हमने ऐसा कर दिया, मुझे लगता है कि बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा मजाकिया आर्गुमेंट है। और इसका सबसे बड़ा रवीश कुमार तो अपने आप में, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बेचारे मजाक के पात्र बन गए हैं। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी तीसरी बार जीत गए तो भगवान ना जाने वो क्या करेंगे। उनके घर पे थोड़ा सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा वैमरा लगाना चाहिए। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि इस तरह का आर्गुमेंट दे के, ये कह के कि हम इलेक्टोरल फंड्स किस तरीके से आना चाहिए, इलेक्टोरल फंड किस तरीके से नहीं आना चाहिए, वो कौन कंपनी कहाँ पर पैसा दे रही है, ये एक बहुत वैलिड आर्गुमेंट है, मैं मानता हूँ। और जिस तरह का विंडिक्टिव एटीट्यूड हमने इस देश में सरकारों का देखा है, ये बहुत वैलिड आर्गुमेंट है कि कोई भी पार्टी को यदि कोई फंड देगा और कोई दूसरी पार्टी सरकार में आ जाए तो ये बहुत स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ रिवेंजफुल तरीके से काम होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पारदर्शिता रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, बैंकिंग सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करते हुए भी एक ऐसा मैकेनिज्म था जहां पर पारदर्शी फंडिंग को पॉसिबल किया जा सकता था कुछ एंड तक। और जहां तक बात रही कांग्रेस की फंडिंग की जी, तो मैं तो हमेशा कहता हूं वैभव भाई कि कांग्रेस गरीब है पर नेता अमीर है। तो कांग्रेस की समस्या ये है कि दुनिया भर के करप्शन भी उनके राज में ही हुए, उनके नेताओं ने किए, उनके पार्टी के लोगों ने किए, पर पार्टी के पास पैसा नहीं है।
क्यों? पार्टी का पैसा कहाँ गया? तो पार्टी को पैसा देता ही नहीं कोई, नेता अपने घर ले जाता है पैसा, तो पार्टी नहीं, गरीब हो जाती है। और जो इंडिया के जो बड़े जो डोनर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं, उनको आप सुबह से शाम तक गालियां देते हो। हाँ, आप कह रहे हो कि फलाना चोर है, फलाना चोर है, 4 लोगों के पास 70% संपत्ति है और हम इन सबको खरीद लेंगे, इन सबको साथ लेके फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आप वहाँ से ये आर्ग्यूमेंट भी देते हो कि इंडस्ट्रीज देश छोड़ के भाग रहा है, HNI देश छोड़ के भाग रहा है। अरे भाई, HNI इस देश में रह के क्या करेगा अगर तुम उसको इतना ज़्यादा बदनाम करोगे, इतना ज़्यादा उसको तिरस्कृत करोगे, वेल्थ जनरेशन को आप श्राप बना दोगे, वेल्थ जनरेशन को आप एक कुंठित शब्द बना दोगे, तो कैसे कोई वेल्थ जनरेटर इस देश में रुकना चाहेगा? क्यों रुकना चाहेगा? और अगर उसको लगेगा कि आपकी सरकार आने वाली है और आपका रिजीम आने वाला है, तो वो क्यों रहना चाहेगा? और ये इनकी परंपरा है। मैंने नेहरू को भी पढ़ा है, उन्होंने भी कई बार ये कहा कि वेल्थ जनरेशन इज अ सिन। उनके भाषणों में कहा गया है ये। मेरे एक बहुत अच्छे, मैंने एक सुबह ट्वीट देखा, उसमें लिखा था कि भाई 80% 85% लगभग टैक्स हो जाएगा, इनहेरिटेंस टैक्स, और हाईएस्ट ब्रैकेट 30% प्लस सरचार्ज मिला के। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार अभी भी बेहतर है, क्योंकि 70s में इंदिरा गांधी के समय तो ये टैक्स 97% था टॉप ब्रैकेट में। मतलब आप 1 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपकी जेब में 3,000 रुपये बचता था। तो मुझे लगता है उतना तो अभी भी नहीं पहुंचेगा अगर इंदिरा गांधी के वंशज अगर दोबारा सरकार में आ गए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमको देखना। मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, करण भसीन, वो कह रहे थे, आज सुबह ही मैंने उनका ट्वीट पढ़ा, कि ये जब होगा तो क्या बिना फार्मर्स को टैक्स किए हुए संभव है क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन? तो क्या कांग्रेस चाहती है कि फार्मर्स को टैक्स किया जाए? मुझे लगता है ये भी कांग्रेस को एक क्लैरिफिकेशन अपने स्टैंड पर देने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें जो सैम पित्रोदा ने जो चीज कही, सैम पित्रोदा ने कहा कि जो भी पैसा है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाड़मेर में अपने भाषण के दौरान उसका जिक्र भी किया कि भाई आपके मंगलसूत्र तक पे हाथ डालने की बात कर रहे हैं ये। उसके ऊपर भी रवीश कुमार और इनके जिसने साथी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा। लेकिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में तो सही बात है नहीं लिखा कि हम मंगलसूत्र ले लेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो नेता सैम पित्रोदा, जो कि एक तरह से भीष्म पितामह कहे जा सकते हैं राहुल गांधी के, वो तो ये बात कर रहे हैं ना, ओपनली कर रहे हैं। उनकी ऑफिशियल पोजीशन पर है वो। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ही हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन इन द कांग्रेस पार्टी। और विदेश में राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो सैम पित्रोदा उनके बगल में खड़े दिखते हैं। तो वो कोई रैंडम आदमी नहीं है कि उनकी बात को आप ब्रश असाइड कर सको। उनकी बात को स्वीकार किया जाता है कांग्रेस में। और वो जब जब देश देश में कांग्रेस की सरकार रही है, सिंस 1980s, वो प्रोमिनेंट पोजीशंस पर रहे हैं। उस समय भी वो राजीव गांधी की सरकार में नॉलेज कमीशन में थे, इस समय भी वो यूपीए सरकार में भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे। ही हैज़ ऑलवेज बीन इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस व्हेनेवर कांग्रेस गवर्नमेंट इज देयर। और मुझे पूरी उम्मीद है कभी भी भविष्य में भी यदि वो रहे तब तक कांग्रेस की सरकार आई तो फिर वो प्रोमिनेंट पोजीशन पे होंगे। तो उनकी बात को ऐसे ब्रश असाइड करना, और ये मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, ये कोई मैनिफेस्टो में थोड़ी लिखता है। मैनिफेस्टो में तो आप यही लिखते हो ना कि सबकी संपत्ति जांचेंगे, सबको इवैल्यूएट करेंगे, सारे एसेट्स देखेंगे। और ये तो प्रियंका गांधी ने कल भी कहा। तो ऐसी बात भी नहीं है कि इन्होंने कहना बंद कर दिया हो। प्रियंका गांधी ने कल भी यही बात कही। तो ये कहना कि हम संपत्ति जांचेंगे, संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, इसका इवैल्यूएशन करेंगे और फिर ज़रूरतमंद लोगों को उसको पहुँचाएंगे, तो इसमें ज़रूरतमंद कौन लोग हैं? ज़रूरतमंद तो बड़ा स्पष्ट है, ज़रूरतमंद कौन लोग हैं। तो मैं तो उसी मैनिफेस्टो में ही दिया है। मैं तो कह रहा हूँ, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि, और मैं तो इसको और थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करता हूँ कि समझिए कि अगर आप उनके मैनिफेस्टो के डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें, तो एक तरफ वो कहते हैं कि हम आर्टिकल 25 to 30 को स्ट्रेंथन करेंगे, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, पर्सनल लॉज को मजबूत करेंगे। पर्सनल लॉज आपने मजबूत कर दिए तो इनहेरिटेंस तो सॉर्ट हो गया। मतलब उनका इनहेरिटेंस विल ऑलवेज बी गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉज। अब पर्सनल लॉ किस कम्युनिटी का है ये मुझे और आपको कहने की आवश्यकता है नहीं, सबको पता है कि हमारी कम्युनिटी का तो पर्सनल लॉ है नहीं। अब पर्सनल लॉ में उनका इनहेरिटेंस तो सॉर्ट हो गया, तो किसका इनहेरिटेंस बटा जिस पर 55% टैक्स लगेगा? किसका इनहेरिटेंस बचा? इनहेरिटेंस मतलब हमारी जो भी जमीन, हाँ, जमीन जायदाद, पैसा, रुपया, आपने अपने बच्चों के लिए जो भी सोना चांदी, जो भी आपने अपने बच्चों के लिए जोड़ा है, जमा किया है, जो आपने तिल तिल अपने आप को गलाया होगा, मेहनत की होगी। बहुत लोग हैं, मैं आज सुबह भी एक स्टोरी पढ़ रहा था कि बच्चा जिसके पिता गुजर गए अपनी माँ के साथ रहता था,
एंड ही इज़ नाउ एन HNI, अच्छी हायर नेट वर्थ इंडिविजुअल है। उन्होंने लिखा कि उस समय ये स्थिति थी कि मेरे पास 50 रुपये नहीं थे मेरी मदर के पास कि मुझे कॉलेज में एडमिशन करा दें, तो मुझे ये आज तक रिग्रेट है कि मैं कॉलेज एजुकेशन नहीं ले पाया। पर अब अगर मेरी संपत्ति को कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद ये कह के ले लेगी कि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास क्या मोटिवेशन है काम करने का? और ये दिस इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। हम किसके लिए कमाते हैं? हम किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, उन्हीं के लिए तो हम करते हैं। और हम देश को टैक्स देते हैं, हमारा जो कर्तव्य है हम उसको निभाते हैं। पर ये कहना कि नहीं, और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सैम पित्रोदा इतने साल से यूएस में रहते हैं, उन्होंने यूएस में ही कहाँ देख लिया? ये यूएस में ऐसा कोई फेडरल टैक्स तो है नहीं। एक दो काउंटीज में है, उसमें भी लोग ट्रस्ट बना के और ये वो करके आधे मुझे रास्ते निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर एक यूनिफॉर्म लॉ हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है वैभव जी कि ये एक बहुत सोचा समझा प्लान है कि भाई हमको वोट जो देता है बेस, उस वोट को, उस बेस को कैसे अपने को स्ट्रेंथन करना है, कैसे उसको लाभ पहुंचाना है, वो अपने को करना है। मंगलसूत्र वाली बात पर तो यही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 55% टैक्स जब लग जाएगा तो सोना जो है वो कांग्रेस ले लेगी और काले मोती आपको वापस कर देगी। इसमें एक चीज़ और इसमें ये कही गई, जो कल के वीडियो में रवीश जी मैं सुन रहा था, बिकॉज मैं वापस नोएडा आ रहा था तो मैं रास्ते में सुनते हुए आ रहा था। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने कहा है कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का देंगे। बीजेपी ने कहीं ये वादा नहीं किया है, प्रधानमंत्री कहीं ये बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हामिद मीर ने अर्बन नक्सल का जो रेफरेंस था प्रधानमंत्री मोदी का, उसको अर्बन नस्ल यानी कि अरब नस्ल से जोड़ दिया। ठीक है, कि ये अरब नस्ल के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब अर्बन नक्सल, चलिए पाकिस्तान के आदमी से इतनी इंटेलिजेंस की उम्मीद करना, तो बिकॉज मैं तो जियो पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, तो मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह का भंड मारेंगे। लेकिन रवीश कुमार जैसे लोग जो कि भारत में रहे हैं, भारत की JNU जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और इतने साल पत्रकारिता करी है, उन्होंने कहाँ पे उनका जो मोटिवेशन है ये आर्गुमेंट देने का कि भाई 1 लाख रुपया, फिर उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है, राहुल गांधी ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर में बोला हुआ है कि हम इंटर्नशिप देंगे बेरोजगार युवाओं को, और इंटर्नशिप के बदले में हम पैसा देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता घर में बिठा के नहीं दे रहे किसी को। तो आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस कहाँ इंटर्नशिप देगी? जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो खटाखट वो जो बोलते हैं कि गरीबी हटा दूंगा मैं, 8,500 रुपये महीना दूंगा। अडानी अंबानी को गाली देके गरीबी हट जाएगी? मतलब जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं इस देश में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करोड़ों लोगों को नौकरी दी हुई है दोनों ने। तो अगर आप इन दोनों को हटा देते हैं तो क्या ये इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी? और जब खुद UPA की गवर्नमेंट थी, P चिदम्बरम कभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, कभी प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये क्यों बुलाते थे मुकेश अंबानी को अपने यहाँ पे कोई भी बजट के पहले मीटिंग के लिए? उनसे क्या पूछते थे? देखिए, ऐसा है कि मुकेश भाई अंबानी ने तो कहा ही था कि कांग्रेस हमारी दुकान है। ये तो कोई छुपी बात है नहीं, सबने वो वीडियो देखा है, सबने वो ऑडियो सुना है। तो कांग्रेस ने कैसे काम किया है, और गौतम भाई या धीरू भाई ये नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहाँ खोमचा ठेला लगाते थे और ये अभी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं। किस तरह की पॉलिसीज़ बनी, लोगों जो जानते हैं 1970s 60s 80s का दशक, उनको पता है कि टेक्सटाइल की पॉलिसीज़ कैसे बनती थी उस समय, और उसके बाद उससे किस कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता था, क्या रेज होता था। ये कोई छुपी बात तो है नहीं। और गौतम भाई ने रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में खुद कहा कि मैंने जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया वो कांग्रेस गवर्नमेंट। और क्रोनी कैपिटल, और अभी भी राजस्थान में वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तेलंगाना में ही इज़ बीइंग इनवाइटेड। तो ऐसा नहीं है कि वो ममता बनर्जी ने उनको बगल में बिठाया अपने, तो ऐसा नहीं है कि कोई वो बीजेपी रूल स्टेट्स को ही ज़्यादा कुछ दे रहे हैं। और ये मैं तो ये जानना चाहूँगा, ये जो हवाई अड्डा 6 हवाई अड्डा करते हैं, दिल्ली का हवाई अड्डा GMR को किसने दिया था? ये तो हमारे समय पर नहीं हुआ था, ये तो मोदी जी के टाइम पर नहीं हुआ था, पिछले 10 साल 12 साल में तो नहीं हुआ ये। GMR कोई सरकारी कंपनी है क्या? हाँ, UP ने दिया था। हाँ? तो मतलब ये तो पॉलिसी है, और सब जानते हैं कि ये बेचा नहीं जाता है, मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है।
वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके हाँ, बदले में पैसा लेते उसके हैं। बदले में पैसा लेते हैं। तो इस तरह से लोगों को प्रताड़ित यही करना। लोग हैं जो बड़ा खुश होते हैं जब ये छपता है कि मुंबई एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, दिल्ली एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। जब दुनिया की ये रैंकिंग्स आती हैं तो ये रैंकिंग्स कहाँ से आती हैं? ये जो कंपनियां हैं, अडानी जैसी कंपनियां, ये उनका हाइजीन देखती हैं, उनका मेंटेनेंस देखती हैं, उनमें जो भी चीज़ें खराब हो रही होती हैं, ठीक हो रही। तो आप जब एयरपोर्ट जा रहे होते हो, अच्छा एयरपोर्ट पे जाना कोई लग्जरी नहीं रह गई है। अब 4,000, 3,000, 5,000 रुपए की टिकट मिलती है जो कि आम इंसान अफोर्ड कर सकता है। वो अपने गेहूं की बोरी जो है वो लगेज में डाल करके अपने गांव से जब आता है, मैं आई विटनेस हूँ कि जब मैं बनारस से आ रहा होता हूँ दिल्ली, या मैं कहीं मुंबई जा रहा होता हूँ या किसी और शहर में जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों को, वो बनारस में जौनपुर, आजमगढ़, इस तरह के जो एरियाज हैं वहां से जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वो बिल्कुल वर्किंग क्लास है और समाज की सबसे निचली श्रेणी पे काम करने वाले लोगों में से हैं। वो अपना सामान लेकर के जा रहे होते हैं। तो आखिर जब इतना लोड है, दिल्ली एयरपोर्ट पे कल मेरी फ्लाइट की लैंडिंग 2 घंटे डिले हुई है क्योंकि ट्रैफिक इतना था। तो यहाँ पे नोएडा में एक और एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये 10 साल में जो इतने एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं? अगर पैसा नहीं क्रिएट हो रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, तो ये कौन लोग हैं जो ये ट्रैवल कर रहे हैं? फ्लाइट्स में टिकट क्यों नहीं मिल रही? फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रही, ट्रेन्स में टिकट नहीं मिल रही, सब कुछ सब जगह भरा हुआ पड़ा रहता है। आप कहीं हॉलिडे डेस्टिनेशन सर्च करो तो आपको होटल नहीं मिलेगा रहने के लिए। इस देश में हर जगह ग्रोथ हो रहा है, लोग अपना पैसा बना भी रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये है कि उनको नहीं मिल रहा है, तो उनका और जो मिला है वो आपने सीज कर दिया है। हाँ, अब बताइए इतना पुराना। अब मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि चलिए बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने साजिश की और आपका पैसा ले लिया, पर आपको कोर्ट भी नहीं दे पा रहा है वो वापस। वो उसके पास भी आप जाते हो तो वो आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर देता है। तो मतलब कुछ तो है कहानी इसके पीछे, सब कुछ साफ तो नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पैसे इसलिए नहीं दिए होंगे 5 साल पहले भी कि उनको ये लगता होगा कि वापस हम आई जाने, फिर कौन पैसा मांग रहा है। इस देश में आज कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि 5-6 साल से ज़्यादा कभी कांग्रेस वाले सत्ता से बाहर रहे नहीं। तो उनको आदत नहीं है, उनको आम लोगों की तरह रहने की आदत नहीं है। उनकी फर्स्ट फैमिली को राज परिवार के लेवल से नीचे उतर के जीवन जीने की आदत नहीं है। उनको तो वो आदत है कि जहाँ हाथ रख दिया वहाँ गेस्ट हाउस बना दिया। अमेठी में वो सम्राट साइकिल फैक्ट्री की ज़मीन ली साइकिल बनाने के लिए, वहाँ पे गेस्ट हाउस बना दिया, वहाँ पे एयर स्ट्रिप बना दी, वहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास रह कुत्ते ने रहे थे। बिस्कुट नहीं खाया तो कार्यकर्ता को खिला दिया। हाँ, तो माचिस की डिब्बी पे पेट्रोल पंप लिख के बांट दिया। इस तरह के काम ये जिंदगी भर करते आए हैं। जिसको जहाँ पार्क अलॉट कर दिया कि पार्क में स्कूल खोल ले, जो चाहे कर ले, ये करते आए हैं। इन्होंने तो समझा इनकी मिल्कियत है ये। अब इनको पहली बार लग रहा है कि इनकी मिल्कियत छिन रही है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कभी पैसे की ज़रूरत पहले नहीं पड़ती थी, क्योंकि अपना ही होता था सब कुछ, जहाँ हाथ रख दो वही अपना है। पैसे की ज़रूरत तो भी ना पड़ रही है, क्योंकि अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, ये अपना नहीं है भाई, ये देश के लोगों का है, ये उसके हिसाब से ही चलेगा। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा विषय है जिससे कांग्रेस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, और उनको लग रहा है कि इस बार अगर बाजी गई तो फिर लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी माँ ने इस देश को अपना मंगलसूत्र दिया है, और कहा कि 56 साल हमारी सरकार थी तो किसने आपका मंगलसूत्र ले लिया, और हमारी माँ ने इस देश को अपना मंगलसूत्र दिया है। तो इस देश में पिछले जो कांग्रेस के 56 साल का जो रूल है, उसमें करीब 75,000 से ज़्यादा भारतीय जो है वो आतंकवादी हमलों में वीरगति को प्राप्त हुए। तो फिर तो मंगलसूत्र उन 75,000 भारतीयों ने भी दिया है, क्योंकि राजीव गांधी कोई बॉर्डर पे जाके तो शहीद हुए नहीं थे। वो तो एक बॉम्ब ब्लास्ट था जिसमें वो वीरगति को प्राप्त हो गए भाई। तो अब इस तरह से इस देश में 75,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, तो क्या उन सब ने अपना मंगलसूत्र दिया है? मैं तो एक बात और कहता हूँ कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, ये जितने समय इन लोगों ने शासन किया, उतने समय में जैसे आपने कहा आतंकवाद की घटनाएं और इस प्रकार की इतनी घटनाएं, उसमें इतना केवल कश्मीर में 40,000 लोग मरे। तो उनकी जिम्मेदारी, उनके मंगलसूत्र कहाँ गए? उनकी सिक्योरिटी का क्या है? उनके पैसे का क्या है? और ये इनहेरिटेंस टैक्स या इस तरह की चीज़ें भी जो हैं,
ये तो आप पहले भी लगा चुके हो ना। इंदिरा गांधी के समय में पूरे समय ये इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्टेंस में था इस देश में। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नूतन विचार है जो ये उपजा है। इनहेरिटेंस टैक्स अपने देखने वालों के लिए मैं थोड़ा कह दूं कि मतलब आपका कहना ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स ये है कि मान लीजिए सपोज कि जब मैं काम करता हूँ, मैं साल का जो भी पैसा कमाता हूँ उसका मैं 30% मैं इनकम टैक्स देता हूँ, सड़क पे चलता हूँ तो रोड टैक्स देता हूँ, घर में रहता हूँ तो हाउस टैक्स देता हूँ, पानी यूज करता हूँ वाटर टैक्स देता हूँ, सारा टैक्स वैक्स खरीदता हूँ तो जीएसटी देता हूँ। खरीदता हूँ तो जीएसटी देता हूँ, और सब कुछ कर करा करके जो भी मेरे पास पूंजी बच जाती है वो मैं सेविंग करता हूँ। वो सेविंग मैं पूरी लाइफ करता हूँ, उससे मैं कुछ 1-2 ज़मीनें खरीदता हूँ या कुछ प्रॉपर्टी बिल्ड करता हूँ या सोना खरीदता हूँ जो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करके जा सकूँ, ताकि उनकी लाइफ में थोड़ी आसानियाँ हो सके। सॉर्टेड हो जाए उनकी लाइफ। तो जब मैं उनको वो चीज़ जब ट्रांसफ़र होगी तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उस समय उसका 55% कांग्रेस ले लेगी, सरकार ले लेगी। आज सुबह ही सायं प्रसाद ने ऐसे ही समझाया है बिल्कुल इस बात को कि उसका 55% सरकार ले लेगी, क्योंकि सरकार वो जनता के लिए है। और वो तो पहले भी कह चुके हैं कि मिडिल क्लास को बड़ा दिल रखना चाहिए। मिडिल क्लास को बड़ा दिल रखवा देंगे और मिडिल क्लास से ऊपर वालों को सबको 55% ले लेंगे। और देंगे किसको? तो उस पर चुप हो जाते हैं कि देंगे किसको। आर्टिकल 25 से 30 को स्ट्रेंथन आर्टिकल्स 25 से 30 को स्ट्रेंथन कर देंगे तो वो अपने आप बढ़ जाएगा जिसको बटना होता है। तो मैं तो इस बात को इसलिए, हमारे यहाँ तो पहले मैंने बहुत पहले सुना था, इन्होंने किसी ने मजाक में मुझे कहा था कि भाई ये बड़े बड़े घर वर क्यों बना रहे हो, तुम्हारे रहने कितने साल हैं ये। तो तब हम सोचते थे, तो हमको लगता था कि ये कोई कम्यूनल एंगल है इस चीज़ में, कि दंगा हो जाएगा, आर्सन हो जाएगा, फलानी विशेष समुदाय की आबादी बढ़ जाएगी, ये सब हो जाएगा। पर अब तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है कि भाई 2 घर रख के क्या करोगे तुम? 1 घर सरकार को दे दो। इतना सोना रख के क्या करोगे? आधा सरकार को दे दो। आधे से ज़्यादा 55%। हाँ, मतलब क्यों? आपके पास क्या मोटिवेशन बचेगा काम करने का? आप क्यों काम करना चाहोगे? अगर आप अपने लिए कुछ बना ही नहीं सकते तो आप क्यों काम करना चाहोगे? मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट तरीके से। और दूसरा, सीए हटा देंगे। तो सीए हटा देंगे, आर्टिकल 370 ले ठीक है, आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे, ठीक है। नेशनल रजिस्टर कोई बनेगा नहीं सिटीजनशिप का, तो घुसपैठिए 5 करोड़ ऑलरेडी हैं और भर जाएंगे, वो सब भर देंगे यहाँ पर, तो वो सब में बटेगी आपकी प्रॉपर्टी। खुला खाता हो जाएगा आपका कि जो आएगा आपकी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये अक्सर ये आम इंसान ये कहता है कि यार 140 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ मान लो अगर आ भी गए हैं तो ये कौन सा सरकार बना देंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि वोट कितने पड़ते हैं। वोट कितने पड़ते हैं जिसमें 140 करोड़ वोट पड़ते हैं? नहीं, वो तो आपकी आबादी है। वोट तो इस देश में 60 करोड़ 65 करोड़ यही पड़ता है। इस बार 96 करोड़ वोटर है, मैक्सिमम 60% वोट पड़ता है, इससे ऊपर कभी पड़ता नहीं। तो लगभग 57-58 करोड़ वोट पड़ेगा। और फिर ये जो खास तौर पर ये जो समुदाय है जिसको लाकर बसाया जाता है, उसका सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड ही बनवाया जाता है, क्योंकि उसी मंतव्य से उनको लाया जाता है। तो फिर ये इंश्योर भी किया जाता है कि वो 100% वोट करें जाकर। तो आप अब उसमें कैलकुलेट कर लो ना, हमारा आदमी तो 2 दिन की छुट्टी लेते घूमने चला जाता है। नहीं, और इतनी हीट वेव है, सभी इलेक्शन चल रहा है, पहला चरण में मतदान कम हुआ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बहुत गर्मी है। आई थिंक मुझे लगता है कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन का टाइम क्या सही है देश के लिए, कि अप्रैल मई के समय इलेक्शन हो, जब घनघोर गर्मी का समय होता है। पूरे मई चुनाव होने, मई इस देश में गर्मी का पीक होता है। 40, 45, 47 डिग्री तक तो दिल्ली में और एनसीआर में टेम्परेचर जाता है। और जो ड्राई जोन्स हैं उनमें और ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, वहाँ और ज़्यादा तीखी गर्मी पड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इलेक्शन का समय क्या ठीक हो। ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर 56-57 करोड़ अगर वोट पड़ने हैं तो 5 करोड़ वोटर तो मतलब फिर 10% वोट हो गया। और 10% का जो मार्जिन है वो इलेक्शन रिजल्ट्स में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मतलब 42% जीतने वाली पार्टी को वोट मिलते हैं और 36-37% हारने वाली को मिलते हैं। तो 10% का मार्जिन तो फुल मेजॉरिटी से जीतने वाली और 75-76 सीटें जिसको सिर्फ मिली हैं उसके बीच नहीं है। 180 डिग्री टर्न कर देगा इलेक्शन को। वो जीतने वाला हार जाएगा, हारने वाला जीत जाएगा। अभी ये जो तर्क देते हैं सब,
खासकर कांग्रेस वाले और ये INDI वाले, कि वोटिंग मशीन को उल्टा कर देते हैं, हमारे वोट बीजेपी को मिल जाते हैं बीजेपी को। ये उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है कि वो कैसे होगा, कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को लाते रहो, बस आते रहो। और ये सब जगह होता है। मतलब मैंने तो आप देखिए कि, और जो ये घुसपैठिया वर्ग है ये बहुत आइडेंटिफिएबल है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे अलग हैं, दिखते हैं, उनकी भाषा दिखती है, उनका व्यवहार दिखता है। लेकिन इस जनरेशन तक, हाँ, व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन? नेक्स्ट जनरेशन सब असिमिलेट हो जाएंगे, नहीं चलेगा आप। और अगली जनरेशन आने में कितना समय लगेगा? 30 साल? और कैसी प्लानिंग होती है। मतलब अगर आप रोहिंग्या को भी बसाना चाहते हो तो आप उनको कश्मीर में नहीं बसाते, आप उनको जम्मू में बसाते हो। तो कश्मीर में ऑलरेडी है वोट। हाँ, आपको जम्मू में वोट चाहिए। तो हर चीज़, और मैं तो मतलब मैं हमेशा कायल रहा हूँ कांग्रेस की प्लानिंग का, कि अगर ये डिलिमिटेशन भी करा तो मैं, जैसे अगर पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ तो मेरी पूर्वी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो गया, हमारे शुरू से कहा जाता है यमुना पार। यमुना पार मतलब पूर्वी जमुना पार। जमुना पार। तो पूर्वी दिल्ली में ओखला को जोड़ दिया गया 2006 के लिमिटेशन में, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। डिलिमिटेशन हुई और ओखला और दरियागंज को पूर्वी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वहीं से उनको वोट मिलना है। जाकिर नगर, बाटला हाउस, शाहीन बाग और इधर का सारा एरिया, दरियागंज, ये एरिया जोड़ दिया तो आपके 1 लाख 1.5 लाख की लीड पक्की हो गई, जो अगर बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो उसको बाकी 8 जगह से पूरी करनी है। तो ये प्लानिंग इनकी हर चीज़ में है। दे वर्क इन अ वेरी वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर इन एवरीथिंग। तो ये अब इनको क्या लग रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल का जो गैप हो गया अब, और उसके बाद भी आगे भी दिख रहा है कि आगे भी नहीं आ रहे, तो इससे तिलमिलाहट है बहुत भयानक। क्योंकि ऐसा पीरियड कभी रहा ही नहीं कि नैरेटिव पे कब्जा ना हो, कि सब लोग चरण वंदना ना कर रहे हों, सब लोग सुन ना रहे हों। ऐसा टाइम कभी रहा ही नहीं। तो वो कैसे मतलब बर्दाश्त हो? तो उसके लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कंसोलिडेशन किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है इशारों में कि देखो तुम्हारा भला तो हम ही करेंगे, तो तुमको हिलना नहीं है, क्योंकि वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब तो रेवंत रेड्डी को लेके आए हैं, उसको बेचारे को घुमा घुमा के हिंदी बुलवा रहे हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे। और रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अब जो 400 पार वाला नारा है प्रधानमंत्री जी का, कि इस बार 400 पार, उन्होंने कहा है कि तेलंगाना, केरला, कर्नाटका में उन्होंने कुछ सीटें दी हैं बीजेपी को, बाकी तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और आंध्रा और तेलंगाना, ये सारा मिलाकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो ये जो अन्नामलाई और तेजस्वी सूर्या और ये जो सारे के सारे जो साउथ में एक नई लीडरशिप जो बीजेपी खड़ा करने की जो कोशिश कर रही है, और सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि ओवैसी तक हैदराबाद से हार सकते हैं, तो ये जो वेव बनाई जा रही है सोशल मीडिया पे, तो मतलब फिर तो रेवंत रेड्डी के हिसाब से तो फिर ये तो सब सोशल मीडिया पे ही है, बिकॉज ग्राउंड पे तो आपको 2 सीटें भी नहीं मिली। देखिए रेवंत मतलब 2 से ज़्यादा तो अभी भी हैं। रेवंत रेड्डी 4 तो तेलंगाना में, हाँ, और 2 गुनी हो जाएंगी तेलंगाना में जो एस्टिमेट्स हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी को तो बेचारों को यूज़ किया जा रहा है वो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनसे बुलवाई जा रही हैं वो कहना भी नहीं चाहते जिनको। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस का प्लान पूरे देश में यही है कि अपना जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करें, उसको ये इशारों में बताएं कि तुम्हारा काम हम ही करेंगे, पर उसको सामने भी नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि देश का लार्जर नैरेटिव चेंज हो चुका है। ऑडियंस में, कार्यालयों में, रोड शो में, रैलियों में अगर आपका सपोर्टर बेस दिखा तो बाकी सब छिटक जाएंगे। तो उनको कहा है तुम लो लाई करो, तुम हमको बस वोट करो, बोलना नहीं है। अगले 2 महीने बोलना नहीं है, दिखना नहीं है। चुनाव हो जाएगा तो सब तुम्हारा ही है। आप देखते होंगे ये जो जैसे बहुत सारे लोकल चैनल्स जो होते हैं यूट्यूब के, जो ओपिनियंस लेते हैं लोगों का, उसमें कभी कभी कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई मिल जाता है जो कहता है कि अखिलेश का वेट कर रहे हैं, राहुल गांधी का वेट कर रहे हैं, हमारी सरकार जब आएगी तो हम देख लेंगे। तो ये तो मतलब, और उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि भाई तुमको 2 महीने दिखता नहीं है, क्योंकि तुम आते हो तो बाकी सब चिटक जाते हैं।
2 महीने शांत बैठो। एक लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान एज अ इलेक्शन एनालिस्ट, जो आप इलेक्शंस को देखते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं इलेक्शंस के प्रोसेस में, इस इलेक्शन में और आज से पहले जो इलेक्शंस हुए हैं, 2-3 डिफरेंसेस जो आपको समझ में आ रहे हैं कि जैसे मैं अपना पर्सनल बता दूं, एक तो मुझे ये इलेक्शंस बहुत बोरिंग लग रहे हैं बिकॉज हर किसी को पता है, मेरा एक रिलेटिव है, वो पुलिस में है, यूपी पुलिस में, ही वॉज टेलिंग मी, उसने बोला कि यार मेरे यहाँ तो ऑफिस में ये डिस्कशन हो रहा है कि यार जब मोदी को ही जीतना है तो साला इतना खर्चा क्यों कर रहे हो हमको भी परेशान कर रहे हो उस गर्मी में ड्यूटी लगा करके और सब कुछ, बिकॉज एवरीबडी नोज कि कौन जीत रहा है। तो मतलब एक्साइटमेंट खत्म हो गया है। अपोजिशन वाले भी यही कह रहे हैं कि 400 नहीं आएंगे, 400 वो 350 पे मॉरल विक्ट्री ले लेंगे मोदी जी को हरा के। तो बात ये है कि मतलब आपको 2-3 डिफरेंसेस आपको क्या फील हो रहा है एज समबडी हु इज सो इन्वॉल्वड इन इलेक्शंस? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, जैसे मैंने अभी कहा कि इस देश से एक तरह की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो एक कंपटीशन होता था माइनॉरिटी अपीजमेंट का, वो इस देश से गायब हो गया है और वो चुनावों में कहीं नहीं दिख रहा। पूरा रमज़ान निकल गया, किसी भी पार्टी ने इफ्तार नहीं दिया। ये एक, मुझे लगता है कि एक वाटरशेड मूवमेंट है भारत की राजनीति में। किसी ने भी इफ्तार नहीं दिया। चलो सरकारी इफ्तार तो बंद करा दिए मोदी जी ने, पर कांग्रेस ने, सपा ने, इन्होंने भी कोई इफ्तार पार्टी नहीं दी। एक इफ्तार नहीं दिखा, लालू ने इफ्तार पार्टी नहीं दी। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, जो एपरेंट माइनॉरिटी अपीजमेंट जो था, पीछे से सब कुछ सेटिंग है, पर एपरेंट माइनॉरिटी अपीजमेंट जो था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है राजनीति से, और वो कहीं भी नैरेटिव का हिस्सा, इलेक्शन नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि मोर एंड मोर दीज इलेक्शंस एज एक ये इफ्तार को लेकर के, कि जितनी भी इफ्तार पार्टियां देते हैं ना, एक्चुअली इनका इफ्तार करता कोई नहीं है, वो सारे इफ्तार घर से करके आते हैं ये भी एक फैक्ट है। इसके ऊपर कभी मैं चाहूंगा कि जुबैर जो है फैक्ट चेक करें और जुबैर खुद बताए कि कभी जुबैर ने जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नॉन मुस्लिम के यहाँ जा करके इफ्तार किया हो। बिकॉज इफ्तार आप अपने घर में करते हो, अपने लोगों के साथ करते हो, आप इस तरह से एक नॉन बिलीवर के होस्ट किए हुए इफ्तार में, दैट इज अनइस्लामिक। जुबैर तो उस दिन लिख रहा था जिस दिन पीएम ने भाषण दिया, उसने कहा कि पीएम ने इस्लामोफोबिक और ऐसा वैसा भाषण दिया है। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था तो कि भाई ये तो घुसपैठी ट्रिगर हो रहे हैं धीरे धीरे सब पीएम का भाषण सुन के। तो मुझे लगता है कि आप पीएम के भाषण को, उस वाले को भी ऐसे मत देखिए कि उन्होंने किसी कम्युनिटी को बोला, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। आप ऐसे समझिए कि एक परिवार, दो परिवार हैं, एक परिवार में 10 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार 1000 रुपये कमाता है, एक परिवार 200 रुपये कमाता है। तो 1200 रुपये 12 बच्चों में बटेंगे। तो अगर मैं, जिसके 2 बच्चे हैं, मैंने 1000 रुपये कमाए, और दूसरा व्यक्ति जिसके 10 बच्चे हैं, उसने 200 रुपये कमाए, लेकिन सबके बच्चों को 100 रुपये मिलेंगे, तो ये न्याय है क्या? कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा है। ये कैसा न्याय है? और ये 1-1 लाख रुपए, मैं तो वो बहुत अच्छा एक देख रहा था टीवी पर, मैंने शेयर भी किया था, उसमें वो कहते यार ये क्या तरीका है कि तुम कह रहे हो कि 5-5 साल में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब 5 साल बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 5-5 साल पे इलेक्शन भी तो होता है। हाँ, कहते 5-5 साल में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और 5 साल बाद मैं भी एक लेवल पे आ गया, अडानी भी एक लेवल पे आ गया, तो हम दोनों समोसे की दुकान खोल लेंगे। वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो कहते फिर उसकी चल जाएगी, मेरी चलेगी नहीं, क्योंकि उसको धंधा करना आता है। क्या हो गया, राहुल बाबा 5 साल बाद फिर आएंगे, फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो फिर मैं और वो इस बार हम कोई और दुकान खोल लेंगे, फिर उसकी चल जाएगी, मेरी नहीं चलेगी, फिर 5 साल बाद हो जाएगा। तो 5 साल से 10 साल बाद ये स्थिति आ जाएगी कि वो भी भीख मांग रहा होगा और मैं भी भीख मांग रहा होगा। तो कहता है कि यार, वो दूसरा कहता है कि यार तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भीख मांगते देखना चाहते हैं। कहता है भाई वही तो देखना चाहती है दुनिया, और देखना क्या चाहती है दुनिया। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं इसमें कहना चाहूँगा वैभव भाई कि ये जो मॉडल है,
ये लोगों को डिस्करेज करेगा। 4 लोग अगर पैसा कमा रहे हैं, मैं मान लीजिए जी तोड़ मेहनत करके 1000 रुपये महीना कमाता हूँ, मेरा एक मित्र है वो जी तोड़ मेहनत करके 2000 रुपये महीना कमाता है, एक आदमी 500 रुपये कमाता है, एक आदमी 0 कमाता है, 2000, 1000, 3000 और 3500 रुपये हो गए, 3500 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, हर किसी को 875 मिल जाएगा। तो जिसने 2000 कमाया है उसके पास मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, वो अगली बार 1000 कमाएगा, 1000 वाला 500 कमाएगा, 500 वाला 250 कमाएगा, तो टोटल कितने हो गए 1750। तो इस बार हर किसी के हिस्से में 450 450 रुपये आएंगे। तीसरी बार उसका मोटिवेशन और कम हो जाएगा, तो अगली बार हर किसी के हिस्से में, जो बेरोजगार भी है उसके हिस्से में 100 ही रुपया आएगा, और चौथी बार सब कमाना बंद कर देंगे। वो सोचेगा मैं क्यों कमाऊँ, साले मुझे भी तो मिल ही रहा है। तो ये इस देश की इकॉनमी को किस गड्ढे में ले जाएगा। और अगर हम इसी को कंपेयर करें उस तरफ, जिस जो आपने बात कही कि मोदी भी कहते हैं कि हम लखपति बनाएंगे औरतों को, लेकिन वो कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इनको SHGs में डाल दूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दूंगा, मैं इनको ड्रोन उड़वाऊंगा, ड्रोन वाली दीदी, लखपति दीदी, मैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दूंगा। वो भी कहता है लाख रुपए में दूंगा, पर कहाँ से दूंगा, स्वावलंबी बनाऊंगा। वो भी कहते हैं कि मैं युवाओं को पैसे दूंगा, पर कैसे दूंगा, कि मैं मुद्रा का लोन 10 से 20 लाख कर दूंगा, तो अपने नीचे वो 4 आदमी रखेगा और कमाएगा। तो इस देश में ये जो माई बाप कल्चर कि सरकार ही करेगी, सब कुछ सरकार तुम्ही से है, ये पिछले 60 साल में कांग्रेस ने डेवलप किया है, जहां पर एक राजा है और बाकी सब्जेक्ट्स हैं, और राजा सब्जेक्ट्स को हमेशा ऊपर बैठ के आशीर्वाद की मुद्रा में रखता है और नीचे जनता हाथ जोड़े जय जयकारा करती रहती है। वो कल्चर, वो माई बाप कल्चर कांग्रेस ने इस देश में चलाया है इतने साल, और ये उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं मुझे लगता है। और रवीश कुमार की भी यही प्रॉब्लम है, वो जो गोदी मीडिया कहते हैं, और ये सुबह सैम पित्रोदा ने भी अपने ट्वीट में लिखा गोदी मीडिया कौन है। 2012 में NDTV के 25th ईयर एनिवर्सरी का फंक्शन कहाँ हुआ था, राष्ट्रपति भवन में। किसने अवार्ड दिए थे, राष्ट्रपति ने। आप DO न्यूज़ का फंक्शन राष्ट्रपति भवन में कर सकते हो क्या? हम चले जाएं बहुत बड़ी बात। हाँ तो कौन है गोदी मीडिया, कौन किसका गोदी मीडिया है, कौन? और अशोक श्रीवास्तव मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, दूरदर्शन के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। उनकी किताब है एक, उसमें उन्होंने लिखा है कि न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, ये जो NDTV कंपनी है, ये बनी थी तो एक प्रोग्राम आता था द वर्ल्ड अराउंड अस, प्रणॉय रॉय का, दूरदर्शन पर, आपको भी स्मरण होगा। तो वो 10 बजे हफ्ते में एक बार प्रोग्राम आता था, उसके लिए ये कंपनी बनी थी। वो प्रोग्राम DD ने इनको स्पॉन्सर दिया था। DD के इक्विपमेंट्स, DD का कैमरा, DD का स्टाफ यूज करके वो प्रोग्राम आया, और धीरे धीरे वो इक्विपमेंट, वो कैमरा, वो स्टाफ सब NDTV में चला गया, और NDTV एक चैनल बन गया। और इतना ही नहीं मैं आज बोलना चाहूँगा बहुत जिम्मेदारी से, ये जो बार बार रवीश कुमार इस तरह की बातें कहते हैं, और ध्रुव इस तरह की बातें कहता है, और झूठी कॉन्कॉक्टेड बातें, मुझे लगता है ध्रुव पर तो हमको अलग से एक डिस्कशन करना चाहिए कभी, और कुछ यंगस्टर्स को बिठा के करना चाहिए। ये जो कहते हैं गोदी मीडिया, इन लोगों ने, NDTV क्या था? आज तो NDTV का पूरा डिस्पेंसेशन चेंज हो गया, पर प्रणॉय रॉय ने NDTV क्या बनाया था? इट वॉज ऑल, इसको कहते थे बाबा लोग चैनल, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, नेताओं के बच्चे, ये इस चैनल में होते थे। DD के DG, उनकी बेटी उसमें न्यूज़ पढ़ती थी, और उनका दामाद जो टाइम्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, उसको उस पर बिठा के एंकर बना दिया। इस तरीके से कोई किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, कोई किसी राजदूत का बच्चा है। हाँ, आज भी वो सारे जितने भी हैं, वो मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं है जो जमुना पार रहता हो। हाँ, और जो जो मतलब जमीन से उठ के आया हो, और जो विदेश में पढ़ के ना आया हो। हाँ, और उस समय में आज से 30 साल 40 साल पहले विदेश में जाके पढ़ना, 10-15% जो लोग मेहनतकश लोग जो स्कॉलरशिप्स पे गए, अपनी मेहनत से गए, उनको हटा देते हैं। बट इस तरह का जो एक वो था कि भाई डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस, इनके ही तो बच्चे बाहर पढ़ते थे। सर मैं तो ये बात कहता हूँ, आज के दिन भी आप अगर US में कोई ठीक ठाक 1 साल का कोर्स करने जाओ तो 1.25 करोड़ रुपये लगता है। कितने परिवार अफोर्ड कर सकते हैं इस देश में? और 40 साल पहले जब लिबरेशन नहीं था, इकोनॉमी नहीं खुली, तब कितने लोग कर सकते थे? कुछ भी नहीं था। जब आप मन के लाइसेंस बांटते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म तो वो था ना कि मंत्री लिख के देता था पर्ची पे तो स्कूटर मिलता था। 2 साल टेलीफोन कनेक्शन मंत्री से लिखवा के लेते थे। और वो
उसको वो स्कूटर ऐसा होता था कि उसको आड़ा जब तक ना करो तो वो स्टार्ट नहीं होता था, और बाद में उसको उसकी पहचान बना दिया गया कि ये तो कोई स्पेशलिटी है स्कूटर की कि तिरछा करते हैं तो स्टार्ट होता है। तो इस देश, ये कांग्रेस का कल्चर है मीडियोक्रिटी। वो मीडियोक्रिटी को बढ़ावा देते हैं, मीडियोक्रिटी को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि मीडियोक्रिटी पे वो प्रॉस्पर करते हैं। जब तक नीचे, और ये हर जगह जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो मक्कार लोग होते हैं, जो अक्षम लोग होते हैं, उनकी एक खासियत होती है कि वो अपने आसपास सबको मीडियोकर लोगों को रखना चाहते हैं, सो दैट वो बड़े दिखें। इसलिए कांग्रेस का नेता कोई इंटेलिजेंट बात भी नहीं करता ताकि नेताजी बड़े इंटेलिजेंट दिखें। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, इसको निपटाएंगे। बिल्कुल। और बस मैं लास्ट एक बात कहना चाहूँगा कि हमको थोड़ा 4-5 दिन हो गए सैम प्रचोदत ना बोल रही है, प्रियंका गांधी बोल रही है। प्रियंका गांधी की मैं आज देख रहा था, मैंने सुना था कि उनकी आज गाजियाबाद में एक सभा होनी थी, पर वो एंड टाइम पे हुई नहीं। तो मैंने सुबह देखा तो पता चला कि वो वायनाड में है, क्योंकि वायनाड में इस फेज में चुनाव है। पर राहुल गांधी 4 दिन से है नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो बीमार हैं। कल उन्हीं के अलायंस के एक नेता हैं पी विजयन, उन्होंने कहा कि वो विदेश गए हुए हैं। तो बीच चुनाव में राहुल गांधी कहाँ हैं? क्या वो रवीश कुमार की बात मानकर पैसा नहीं है तो फंड जुटाने गए हैं क्या, या अपने भाषण सुधारने गए हैं, नई लाइन लेने गए हैं? मुझे लगता है इस पर भी हमको कभी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और इस पर चर्चा करनी चाहिए। और इसमें एंड में बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अब हमारे प्रोग्राम्स रेगुलर आएंगे। इधर बीच कुछ फैमिली कंपल्शंस थी, इसकी वजह से हम रेगुलर नहीं कर पा रहे थे प्रोग्राम, और आज से ये शुरुआत हो गई है। अब आपसे हम ऑलमोस्ट एवरीडे ही मिला करेंगे, और जब तक ये इलेक्शन चलेगा हम कुछ न कुछ इस तरह की जो बातें हैं, ये जो राहुल गांधी और रवीश जी जैसे लोग उठाते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर की बातों को ट्विस्ट करते हैं और उसको फैक्ट चेक बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो जुड़े, और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।